हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो एक वक्त पर लगभग तबाह बर्बाद हो चुका था, लेकिन आज दुनिया के सबसे विकसित और अमीर नेशंस में से एक है। ये कहानी है जापान की। इस वीडियो में हम जानेंगे जापान ने कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को डेवलप किया, उनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट मनी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए वो फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जापान का इतिहास और डेवलपमेंट जर्नी। जापान एक आइलैंड देश है जहां लगभग 7000 आइलैंड्स हैं। ये देश कभी दुनिया से अलग था, लेकिन 1868 में मेiji रेस्टोरेशन के बाद जापान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मिलिट्री सिस्टम को अपनाया। सिर्फ कुछ ही दशकों में जापान ने एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना शुरू किया। 1920s तक जापान ने रेलवेज, शिप बिल्डिंग और स्टील इंडस्ट्री में जबरदस्त विकास किया। उनका मोटो था काइजन, यानी हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। उनका डिसिप्लिन, एजुकेशन सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर उनको अलग बनाता है। उन्होंने छोटी चीजें भी परफेक्शन से की। इसी वजह से आज भी मेड इन जापान का मतलब होता है क्वालिटी। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2, एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन। 1930s में जापान में मिलिट्री माइंडसेट बढ़ने लगा। उन्होंने एशिया के कई देशों पर कब्जा करना शुरू किया। 1937 में उन्होंने चाइना पर आक्रमण किया, जिसे कहते हैं सेकेंड सीनो जापानीज वॉर। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और इटली के साथ मिलकर हिस्सेदारी ली। फिर हुई एक ऐसी घटना जो आज भी दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक मानी जाती है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर एटम बॉम्ब। दोनों शहरों में लाखों लोगों की जान गई। जापान ने 2 सितंबर 1945 को सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया, लेकिन जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। नंबर 3, जापान का रीबर्थ, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू प्रोग्रेस। वॉर के बाद जापान और अमेरिका का ऑक्यूपेशन हुआ 1945 से 1952 तक। उन्होंने एक नया संविधान दिया जिसमें जापान ने मिलिट्री छोड़कर शांति का रास्ता चुना। फिर आया जापान का गोल्डन एरा। 1950s से 60s तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी रीबिल्ड की गई। 1970s से 80s तक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में रिवॉल्यूशन लाया गया। 1990s तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। ब्रांड्स जैसे टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, होंडा हर घर का नाम बन गए। उनकी बुलेट ट्रेन्स ने दुनिया को स्पीड का नया मतलब दिया। लेकिन दोस्तों, उनके विकास के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि था उनका एक खास पैसे को समझने का तरीका। चलिए अब जानते हैं जापान के सीक्रेट मनी टेक्निक्स जिनसे वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बने। नंबर 4, जापान के सीक्रेट मनी टेक्निक्स। पॉइंट नंबर 1, काकेबो, बजटिंग का जापानीज फॉर्मूला। काकेबो का मतलब होता है हाउस होल्ड फाइनेंस बुक। ये एक 100 साल पुरानी टेक्निक है जिसमें लोग अपने खर्चे मैन्युअली लिखते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट, जरूरी खर्चे जैसे खाना और किराया। सेकंड, ऑप्शनल खर्चे जैसे सिनेमा और शॉपिंग। थर्ड, कल्चरल खर्चे जैसे बुक्स और म्यूजिक। फोर्थ, इमरजेंसी जैसे दवाई या रिपेयरिंग। हर महीने के शुरू में सवाल पूछा जाता है, कितना कमाया, कितना बचाना है, क्या जरूरत थी क्या नहीं। ये टेक्निक लोगों को इमोशनल स्पेंडिंग से बचाती है और माइंडफुल मनी हैबिट डेवलप करती है। पॉइंट नंबर 2, मिनिमलिज्म, यानी कम में ही काफी है। जापान में लोग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। उनका फोकस होता है कम चीजें लो लेकिन अच्छी लो। ये आदत उन्हें अननेसेसरी डेप्ट और वेस्टफुल खर्चे से बचाती है। पॉइंट नंबर 3, शू हा री, डिसिप्लिन और मास्टरी का फॉर्मूला। ये एक ट्रेडिशनल जापानीज लर्निंग मॉडल है। शू यानी रूल्स सीखो, हा यानी एक्सपेरिमेंट करो, री अपना स्टाइल बनाओ। पैसे को लेकर भी जापान के लोग पहले बेसिक सेविंग हैबिट्स सीखते हैं यानी शू, फिर नई टेक्निक्स ट्राई करते हैं यानी हा, और आखिर में अपना बजटिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल बना लेते हैं यानी री। ये उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। जापान के लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस करते हैं।
उनका मोटो है धीरे धीरे अमीर बनो, तेजी से नहीं। वो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड्स, पेंशन और रिटायरमेंट फंड्स। रिस्क को समझ के चलना और कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करना उनका राज है। पॉइंट नंबर 5, सुंदोकू, दिमाग में पैसा लगाना। जापान में एक वर्ड है सुंदोकू, इसका मतलब होता है बुक्स खरीदना और पढ़ना। उनका मानना है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपना दिमाग। वो नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि नए जमाने के साथ चल सकें। इस वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। नंबर 5, कंक्लूजन, हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, जापान की कहानी हमें सिखाती है डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं होता, प्लानिंग के बिना प्रोग्रेस नहीं होती और मनी माइंडसेट के बिना फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत, सोच और स्ट्रेटजी से खुद को फिर से खड़ा किया। आज उनका हर सिटीजन एक एग्जाम्पल है, पढ़ाई में, काम में और पैसे के मामले में। अगर हम भी काकेबू, मिनिमलिज्म और लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं तो हम भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में जापान जैसे बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए कौन सी जापानीज मनी टेक्निक आप अपनाना चाहेंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसे ही और किसी नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।